ये मोसाद के सबसे पेचीदा और सबसे हाईटेक ऑपरेशन की कहानी है, इसलिए कि मोसाद के वक्त बदलने के साथ काम करने का तरीका बल्कि दुनिया की हर खुफिया एजेंसी का बदला है। लेकिन ये वो पहला ऑपरेशन था जिसमें मोसाद को अपने एजेंट की बजाय मशीनों का इस्तेमाल करना था, सैटेलाइट का इस्तेमाल करना था, रोबोट का इस्तेमाल करना था, रोबोटिक मशीन गन का इस्तेमाल करना था। और इन सारी चीज़ों के इस्तेमाल के साथ साथ जो उसका टारगेट था उसको मारने के लिए जो बटन दबाना था वो करीब 1000 किलोमीटर दूर से, यानी जिसे मारना था उसके इर्द गिर्द मोसाद का एक भी एजेंट उस वक्त मौजूद नहीं होना था। लेकिन ये आसान नहीं था। उसकी वजह ये थी कि एक चलती हुई गाड़ी है, उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर एक शख्स बैठा है। सैटेलाइट के थ्रू इमेज जो शूटर है यानी कि रोबोट, इन सबको मैसेज देना 1000 किलोमीटर का फासला है। और सैटेलाइट के थ्रू जब आप मैसेज देते हैं तो उसमें टाइम का थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। जैसे न्यूज़ चैनल में हम लोग हैं तो जो अपलोड होता है या अपलिंकिंग होती है, जैसे आज तक है अगर सपोज, तो जब यहाँ से टेलीकास्ट शुरू होता है तो आपके घर के जो टीवी स्क्रीन तक वो पहुँचता है, तो यहाँ के मुकाबले आपके घर पे पहुँचने में करीब आप मान के चलिए कुछ सेकंड का फासला होता है। तो कुछ सेकंड के बाद रिले होता है जो आपके घर तक वो सारी चीज़ें पहुँचती हैं सैटेलाइट के थ्रू। अब वो तो टीवी है, लेकिन यहाँ सोचिए कि एक मशीन गन है, एक बटन दबाना है, सामने टारगेट है, कार चल रही है और गोली सिर्फ उसको लगनी चाहिए यहाँ तक कि उसके बराबर में बैठी हुई सीट पर जो दूसरा शख्स है उसको खरोच तक ना है, चलती गाड़ी में। और ये 1.6 सेकंड का डिले भी है, मतलब हुक्म देने में, बटन दबाने में, पिक्चर देख के कंफर्म करने में। तो 1.6 सेकंड चलती गाड़ी और ये मशीन गन जो एक रोबोट ऑपरेट कर रहा है और ऑपरेशन को अंजाम देना है। क्या है ये ऑपरेशन? ये ऑपरेशन है ईरान के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट के किलिंग की। बात 2004 की है। ईरान के बारे में सभी जानते हैं कि ईरान का हमेशा अपना एक न्यूक्लियर प्रोग्राम रहा है और ईरान न्यूक्लियर वेपन बना न ले, इसको लेकर ख़ास तौर पर अमेरिका और इजराइल, ये दो देश हैं जो सबसे ज़्यादा चिंतित रहते हैं। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आता है तो इजराइल को भी खतरा है और इसीलिए ईरान को हमेशा रोकने की कोशिश की गई। जैसे इराक के पास न्यूक्लियर वेपन है, उसको लेकर तो वहाँ से सद्दाम हुसैन को ही हटा दिया गया, फिर फांसी दे दी गई। लेकिन ईरान के साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इराक जैसा ईरान कमज़ोर देश नहीं है, लेकिन उनका अपना एक न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था। और कहते हैं कि वहाँ के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो हेड, टॉप मोस्ट साइंटिस्ट, जिनके बलबूते पर ये सब कुछ चल रहा था, मोहसिन फ़खरीज़ादे, ये वहाँ के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड, टॉप मोस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट। 2004 में पहली बार इजरायली गवर्नमेंट ने मोसाद के चीफ को बुलाया और कहा कि किसी भी कीमत पर ईरान न्यूक्लियर पावर न बने, इसलिए उसके साइंटिस्ट को एक एक कर निशाना बनाया जाए। मोसाद ने अपनी तैयारी शुरू की। 2010 से 2020 के बीच मोसाद ने ईरान के कुल 5 टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार डाला। इनमें से कुछ को पॉइजन दिया गया, कुछ को इस तरीके से मारा गया कि उनका कारवां जा रहा है और मोटरसाइकिल पर सवार आए और उन्होंने गाड़ी के बराबर से ही फायरिंग शुरू की, वो मारे गए। कुछ की गाड़ी में रिमोट बॉम्ब लगा दिया करीब आकर, उसके बाद रिमोट से उड़ा दिया, धमाके में मारे गए। तो इस तरीके से 5 साइंटिस्ट को मोसाद मार चुका था 2010 से 2000 के बीच में। और ये 5 के 5 वो साइंटिस्ट थे जो सीधे मोहसिन फ़खरीज़ादे को रिपोर्ट करते थे, यानी उनका बॉस। लेकिन इजराइल को भी पता था कि जब तक मोहसिन फ़खरीज़ादा जिंदा है तब तक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता और इसके लिए पूरी प्लानिंग चल रही थी। लेकिन बाकी साइंटिस्ट के मुकाबले फ़खरीज़ादा तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम था, इसलिए कि फ़खरीज़ादे पर भी कुछ बार अटैक हुआ, कई बार ईरान के इंटेलिजेंस को खबर मिली कि हमला होने वाला है। तो इसको देखते हुए फ़खरीज़ादा की सिक्योरिटी बेहद ख़ास थी। एक वहाँ की एलीट फोर्स है ईरान की, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड, और उसका सबसे एलीट एक विंग है, उसका नाम है अंसार। तो उसी अंसार यूनिट को, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड का है, जिसको कहते हैं सबसे तेज़ तलवार, तो उस अंसार यूनिट को फ़खरीज़ादे की सिक्योरिटी का जिम्मा सौंपा गया। तो उनकी गाड़ी के साथ पूरा काफिला आगे पीछे दाएं बाएं, तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि कोई मोटरसाइकिल पर आए और गोली चलाते हुए निकल जाए, या मोटरसाइकिल से आए और करीब से बॉम्ब कार में चिपका दे और निकल जाए, क्योंकि नज़दीक आने का कोई मतलब ही नहीं था। वो जब कारवां चलता था तो चारों तरफ से एकदम घिरा हुआ, तो करीब जाना ही मुश्किल। इसके अलावा फ़खरीज़ादा कहीं ट्रैवल नहीं करते, ईरान से बाहर नहीं जाते, तो बाहर भी निशाना नहीं बनाया जा सकता। तेहरान में घर से लैब से दफ्तर या यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते,
इन सारी जगहों पर पूरी तरीके से सिक्योरिटी, मतलब परिंदा भी पर नहीं मार सकता, करीब जाने की बात तो दूर की बात है। लेकिन मोसाद को ये काम सौंपा गया। मोसाद लगभग 2007 से ही, 2004 में ये मिशन दिया गया था, 7 से ही उसके टारगेट पर फखरीज़ादा, मतलब करीब कितने 17 साल हो गए। कई बार अटेम्प्ट किया, कोई कामयाबी नहीं, नज़दीक भी नहीं पहुंच पाया। धीरे धीरे वक्त बीता गया, 5 साइंटिस्ट को मार दिया गया, लेकिन फखरीज़ादे का अब भी मतलब जो निशाना बनाना था वो बाकी था। इस दौरान में अमेरिका में सत्ता बदलती है और डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से पहले की जो सरकार थी उसने ईरान के साथ एक न्यूक्लियर संधि की थी जो चल रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही समझौते के खिलाफ थे। और जो अमेरिका ने ईरान के साथ एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया था, ट्रंप ने चुनाव में ही कहा था वो आते ही से ख़त्म कर देंगे, और वो आए तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। इजराइल उसको लेकर बड़ा खुश था। अब इसी दौरान में इजराइल और मोसाद, इन्होंने कहा कि ट्रंप जब तक यूएस के प्रेसिडेंट हैं, बेस्ट मौका है फखरीज़ादा को निपटाने का। क्योंकि अगर ट्रंप के बाद, और ये तब की बात है जब ट्रंप फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बन गए, अब सेकेंड बार चुनाव लड़ना है, और जो वहाँ की सर्वे रिपोर्ट आ रही थी वो ये थी कि इस बार ट्रंप हार जाएंगे और जो डेमोक्रेटिक के कैंडिडेट हैं जो बाइडन, शायद वो जीत जाएंगे। और इजराइल को मालूम था कि अगर बाइडन जीत गए तो ट्रंप ने जो समझौता न्यूक्लियर वाला ईरान के साथ ख़त्म किया है, बाइडन उसको दोबारा शुरू कर देंगे। तो जो भी करना था ट्रंप के प्रेसिडेंट रहते हुए करना था, लेकिन कैसे किया जाए? बहुत सारे तरीके आजमाए गए कि ये प्लान करते हैं, ये प्लान करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। उधर मोसाद की दुनिया भर में अपने जासूस, ईरान में भी घुसपैठ बना रखा है, लेकिन कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मारा जाए। करीब जा नहीं सकते। ये हुआ कि कहीं गाड़ी के ऊपर जब कारवां जा रहा हो तो एक ब्लास्ट करते हैं, उस ब्लास्ट में गाड़ी रुक जाएगी, फिर फायरिंग करना शुरू कर देंगे। लेकिन उसमें यह था कि बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, तो वो आइडिया भी ख़त्म। पॉइज़न की बात हो ही नहीं सकती थी क्योंकि करीब कोई जा नहीं सकता था, तो वो सारे रास्ते बंद थे। तो कैसे मारा जाए? और मोसाद इसी पर लगी हुई। आखिरकार 2017-18 में एक मीटिंग होती है मोसाद के चीफ और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और CIA के चीफ के बीच। ये वो मीटिंग थी जिसमें पहली बार मोसाद अमेरिकी प्रेसिडेंट और CIA चीफ को भरोसे में लेकर एक प्लान बताती है और कहती है कि मोहसिन फखरीज़ादे को मारने का एक ही तरीका है, क्योंकि ईरान के अंदर और कोई रास्ता नहीं है मारने का। तो वो तरीका क्या था? तब मोसाद ने बताया कि उसने जो प्लान किया है वो एक हाईटेक प्लान है। प्लान ये है कि एक रोबोटिक मशीन गन होगा और उस मशीन गन को तेहरान की एक सड़क पर एक ट्रक के अंदर रखा जाएगा और उस ट्रक के चारों तरफ कैमरे होंगे और वो सब कुछ सैटेलाइट से ऑपरेट होगा और AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और वो ऑपरेट जो करेगा कंट्रोल रूम, वो ईरान से दूर होगा, ईरान से 1000 किलोमीटर दूर। और सब कुछ मतलब कोई आदमी नहीं होगा, कोई मोसाद का एजेंट नहीं होगा। जो बटन दबेगा वो रोबोट दबाएगा, जो कैमरा और इमेज देखेगा ये यहाँ से उसको ओके करेगा। तो सब कुछ एक तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड ये शूट आउट होगा। एक तरह से ये कहें कि एक रोबोट एक शूटर होगा। और उसके बाद वो पूरी प्लानिंग बताई गई तो कहा गया कि इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब इसके बाद तैयारी शुरू हुई। तो जब तैयारी शुरू हुई तो एक पूरी कंप्यूटराइज शार्प शूटर को तैयार करना था मोसाद को, जिसमें AI का इस्तेमाल होना था, जिसमें मल्टीपल कैमरा का इस्तेमाल होना था और जिसको ऑपरेट सेटेलाइट से किया जाना था, जो इशारा देना था। और इस कंप्यूटराइज शार्प शूटर की खासियत ये थी कि 1 मिनट में ये 600 राउंड गोलियां चला सकता था। तो वह ठीक है। तब यह हुआ कि इसी कंप्यूटराइज मशीन गन से ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारेंगे। अब यह हुआ कि उस मशीन गन का कहाँ से इस्तेमाल किया जाए। कुछ वॉर में आजकल हो रहा है इस तरह की मशीन गन का इस्तेमाल, कंप्यूटराइज पूरा। तो फिर स्पेशल बेल्जियम मेड एक मशीन गन को चुना गया जो उस वक्त बहुत कामयाब था। तो बेल्जियम का ये स्पेशल पहले मशीन गन चुना गया और इसके साथ फिर एडवांस रोबोटिक सिस्टम को जोड़ा गया कि सब कुछ रोबोट जो है वो करेगा अपने हिसाब से। अब इस मशीन गन, रोबोट और इसके बाकी सारी चीज़ें, इनके जो कल पुर्जे पार्ट्स थे, इसका ही जो वज़न था वो लगभग 1 टन का था। तो सबसे बड़ा मसला ये था कि 1 टन का ये पूरा हथियार ईरान की राजधानी तेहरान तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि तेहरान में ही टारगेट था।
तो ये हुआ कि इस पूरे रोबोटिक मशीन गन और इसके जितने इक्विपमेंट्स हैं, इनके जितने छोटे छोटे पुर्जे हो सकते हैं उतने छोटे छोटे इसके पुर्जे और पार्ट्स को अलग कर दो, मतलब जितना छोटा हो सकता है। तो ये हुआ ठीक है। तो वो जो सारा असेंबल करके दिया गया था, फिर बाकायदा उसके एक एक पार्ट्स को अलग किया गया, और उन छोटे छोटे पार्ट्स को इस बात का ध्यान रखते हुए कि कहीं एक पार्ट से भी किसी को ये डाउट ना हो जाए कि ये कोई रोबोटिक मशीन गन या इस तरह की चीज़ें हैं, तो हर पार्ट्स को अलग अलग खेप में अलग अलग रास्तों से तेहरान पहुंचाया गया। एक रास्ते से भी नहीं, एक जरिया से भी नहीं। सपोज अगर 2 नट बोल्ट को लेकर जा रहा है तो वो अगर एयरपोर्ट के रास्ते गया तो बाकी पानी के रास्ते या फिर सड़क के रास्ते, और अलग अलग लोग। तो इसमें ही लगे कई महीने, क्योंकि बहुत तसल्ली से एक साथ न जाए छोटे छोटे सारे पार्ट्स। आखिरकार ये सारे पार्ट्स धीरे धीरे करके तेहरान पहुंच गए। तेहरान पहुंचने के बाद अब प्लान ये था कि वहाँ एक ट्रक लेना था और उस ट्रक को उस जगह पर ले जाकर पार्क करनी थी जहाँ से टारगेट यानी कि जो फखरीज़ादे हैं वो हमेशा अपने घर से निकलते हैं, और उस घर से निकलने के बाद एक यू टर्न आता है और उस यू टर्न पर ही गाड़ी स्लो होती है, और उसी यू टर्न पर जब वो गाड़ी स्लो हो और यू टर्न ले रहे हो, बस उतना ही वक्त है निशाना लेने का। तो सारे कार में ट्रक में इसको असेंबल किया गया, सब कुछ एक एक पार्ट्स को दोबारा जोड़ा गया। पूरे ट्रक में हर तरफ कैमरे लगाए गए, और पहले इस ट्रक को बाकायदा काम पे लिया गया, सड़क पे उतारा गया ताकि चेक किया जाए कि कहीं कोई किसी की नज़र में तो नहीं आ जाता है, जैसे जो सामान लोडर होता है। नहीं हुआ। फिर उसी जगह पर उसी यू टर्न के पास उसकी रैकी की गई, उसकी सारी तस्वीरें, इमेज जो है वो सेटेलाइट के थ्रू पहुँच रही हैं, और उस सेटेलाइट से इधर इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि अब ये करना है, ये बटन दबाना, और रैकी हो रही कि फायर नहीं करना। टाइमिंग जो है वो नोट किया जा रहा है। तो पता चला कि जितनी देर में यहाँ से कंप्यूटर ये इमेज भेज रहा है गाड़ी का और बाकी चीज़ों का, और वहाँ कंट्रोल रूम में पहुँच रहा है और वो वापस उसको कमांड दे रहा है, इन सारी चीज़ों में 1.6 सेकंड की देरी हो रही है। मतलब यहाँ से भेजने में, वहाँ कमांड देने में, ये सारी चीज़ों में 1.6 सेकंड की देरी है। अब इसको ऐसे समझिए कि सपोज कार आ गई, कार में टारगेट बैठा हुआ है, इधर से चूँकि पहले ये पहचाननी है कि कार में वाकई फखरीज़ादा है कि कोई और है, किसी और को नहीं मार देना चाहिए, तब कार में वही है या कोई और नहीं, इसको भी चेक करना है। तो यहाँ से रोबोट और वो ट्रक में लगे हुए कैमरे पहले इमेज भेजेगा। वो इमेज वहाँ 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ मोसाद का जो भी ऑपरेशन देख रहा है, वो इस इमेज को देखेगा कि हाँ ये फखरीज़ादा है, वो उधर से सिग्नल देगा डन, तब फिर फायर। तो इन सारी चीज़ों में करीब 1.6 सेकंड की देरी हो रही थी। अब इस ऑपरेशन में 3 इश्यूज आ रहा था सब कुछ होने के बाद। पहला ये 1 सेकंड की देरी, दूसरा जब ट्रक में रखे इस जो रोबोट है उसके ज़रिए बटन दबाने से जब वो फायर करता है तो गोली की आवाज़, मतलब गोली चलते ही वो जो ट्रक है उसमें थोड़ी सी एक तरह से वो क्या कहते हैं हिलने लगता है, मतलब थोड़ी सी कंपन से आती है, उसका बैलेंस जो है थोड़ा सा बिगड़ जाता है, एक झटका जैसा लगता है। तब ये है कि कार गुजर रही है और उसी में फायर करना है, और झटका भी है हर फायर के साथ, तो उस झटके से निशाना चूक ना जाए। तो एक ये भी इशू था, टाइमिंग का इशू अलग था, और फिर ये भी चेक करना कि कार के में जिसको मारना है गोली सिर्फ उसको लगे, उसके बराबर में बैठे वाले किसी को खरोच तक ना है। तब इन सारी चीज़ों पे काम किया गया, और काम करने के बाद फिर लगा कि नहीं ये फाइनल है और कारगर होगा। अब ये सब होने के बाद भी एक और मसला आया, वो ये कि कार की स्पीड एक ही जैसी हो ये पक्का नहीं है। हो सकता है यूटर्न पे कार की स्पीड 15 की हो, 10 की हो, 8 की हो, 9 की है, लेकिन यहाँ जो पूरा प्रोग्राम किया गया है वो तो एक एक सेकंड और सब कुछ देख कर किया गया है, तो कार की स्पीड में भी कहीं चूक ना जाए, तो उसका भी हल निकाला गया वो अलग अलग तरीके से। खैर सब कुछ हो गया। अब ये हुआ कि इस ऑपरेशन को अंजाम देना है। 27 नवंबर फ्राइडे का दिन 2020 साल, और उसी दिन चुना गया। उसकी वजह ये थी कि उससे पहले रेकी की गई तो देखा गया कि जो मोहसिन फखरीज़ादा हैं उनका रूटीन बड़ा नॉर्मल था, मीडिया से दूर, बाकी सारी चीज़ों से दूर, अपना काम जाना, फिर घर फैमिली के साथ, और या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, इसके अलावा कोई काम नहीं। चूँकि 2007 से ही लगातार धमकियाँ मिल रही थी, उन्हें कई बार कहा गया, लेकिन 2007 से 20-13 साल गुजर गए, उन्हें लगा कि ऐसे ही कुछ होना नहीं है, तो वो थोड़े से सिक्योरिटी को लेकर लापरवाह हो गए थे। कई बार वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते थे।
जो उनके सिक्योरिटी गार्ड थे उन्हें मना भी करते थे, लेकिन वो कहते थे कुछ नहीं होगा। और अक्सर जब वो खुद ड्राइव करते तो अपनी बीवी को बराबर की सीट पर बिठाया करते थे। और रूट यही था, क्योंकि घर से निकलने के बाद जो 2 जगह जाना था वो दोनों जगह पर इस यू टर्न से होकर गुजरना था, क्योंकि यू टर्न उनके घर के करीब था और वो पॉश एरिया था, बेहद सेफ एरिया, और साथ में बाकी गाड़ियाँ चलती थी। फ़खरीज़ादे की एक और आदत थी कि जब वो खुद ड्राइव करते कार में तो बराबर में वाइफ को बैठाते, जो उनका सिक्योरिटी गार्ड होता उसको कभी पीछे नहीं बैठाते। वो कहते तुम पीछे वाली गाड़ी में बैठो या आगे वाली गाड़ी में बैठो, इस गाड़ी में और कोई नहीं होगा। तो ये आदत थी, और यही आदत शायद नुकसानदेह बन गई। तो 27 नवंबर 2020 दोपहर 3:30 बजे फ़खरीज़ादा उस दिन अपने घर से निकलते हैं और फिर वही उनका शौक, ड्राइविंग सीट पर खुद बैठ जाते हैं, बराबर में उनकी वाइफ। अच्छा, इस तमाम धमकियों और उसके बावजूद ये तक आज तक समझ में नहीं आया कि क्यों ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट की कार के शीशे बुलेट प्रूफ नहीं थे। ये आज तक समझ में नहीं आया, और ये बात मोसाद को मालूम थी, क्योंकि अगर बुलेट प्रूफ होते तो शायद ये ऑपरेशन कभी सक्सेसफुल होता ही नहीं। खैर, 3:30 बजे के करीब अब वो कार से निकले, यू टर्न के पास पहुंचे। यू टर्न के पास जैसे ही पहुंचे, कैमरे की इमेज ने वो तस्वीर भेजी ड्राइविंग सीट पे बैठे शख्स की। 1000 किलोमीटर दूर में बैठे ने कंफर्म किया कि ये मोहसिन पर फ़खरीज़ादे हैं। उधर से सिग्नल आया, इधर से रोबोट ने बटन दबाया। पहली बार में एक गोली चली जो सामने विंड स्क्रीन से आई, कंधे पर लगी। जैसे ही गोली लगी वो दरवाज़ा खोलकर फ़खरीज़ादा नीचे की तरफ उतरे, तब तक 3 और गोली आई और तीनों होने लगी। वो वहीं ज़मीन पर गिर गए। उधर बीवी उनकी चीखती हुई बाहर निकलती, तब तक सिक्योरिटी गार्ड दोनों तरफ से आ जाता है, लेकिन इसके बाद कोई गोली नहीं चलती, क्योंकि कैमरा देख रहा था कि काम गोली अपना कर चुका है। इसके बाद ये सब अभी इधर उधर लगे हुए हैं, और जितने सिक्योरिटी गार्ड वो बदहवास की गोली चल कहाँ से रही है। और इसके थोड़ी देर के बाद कुछ दूरी पर इस यू टर्न से एक ज़बरदस्त धमाका होता है। एक ट्रक धमाके से उड़ जाता है। मोसाद का प्लान यही था कि इस ऑपरेशन के बाद उस ट्रक को उड़ा देना है, जिसके अंदर वो सारी रोबोटिक मशीन गन और वो सारी चीज़ें थी, ताकि कोई सबूत ना मिले कि ये काम किसका है। बस इस पूरे ऑपरेशन में यही एक गलती हुई थी। उन्हें ये था कि इसको धमाके से उड़ाने के बाद सारी निशानियां मिट जाएंगी, लेकिन हुआ ये कि जब धमाका हुआ तो उस रोबोटिक मशीन गन और उसके बाकी इक्विपमेंट्स के कुछ पार्ट्स हवा में उड़ गए, और हवा में उड़ने के बाद ज़मीन पर गिरे। बाद में सिक्योरिटी एजेंसी ने मौका वारदात की पूरी तलाशी ली, हर चीज़ को उठाया। तो जब वो पार्ट्स हाथ में आए तब पता चला कि ऑपरेशन कहीं दूर से बैठकर सैटेलाइट के थ्रू AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रोबोटिक मशीन गन से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया।